हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको परसेंटेज एरर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पिछले वीडियो लेक्चरों में मैंने डायमेंशन पर डिस्कशन किया था और उसमें अभी आगे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह देंगे, कैसे करना है, आए हुए क्वेश्चंस भी बताएंगे। तब तक हम एक टॉपिक आपको एरर का ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मापन में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है और वास्तविक मान में और प्रेक्षित मान में, या जिसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यू में कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो इसे हम त्रुटि कहते हैं या एरर कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी मापन में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता उस मापन की त्रुटि कहलाती है। अनसर्टेनिटी अराइव इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज एरर्स। अनसर्टेनिटी अराइव इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज एरर। तो इस तरह से आप एरर को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन आप एरर को लेकर आप सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिलहाल एक जो कॉमन पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। तो एरर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको ये देखना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं दिए जाते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, जैसे कि हमने एरर की डिफिनीशन को बोर्ड पर पहले भी लिख दिया था, तो आप देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि एरर का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा या कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं, इनकी जानकारी, या इस पर किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एरर के लिए आप पहले एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब कुछ न कुछ इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, या इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एरर को मेजर करने में हेल्प करता है। तो हमने डिस्कशन किया एरर, और एरर में प्रयुक्त होने वाली एक्यूरेसी शब्द का और प्रिसीजन, जिसको आप यथार्थता और परिशुद्धता भी कहते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे यथार्थता का या एक्यूरेसी का, यथार्थता या एक्यूरेसी, तो ये शो करता है कि आपका मेजरमेंट स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना करीब है, निकट है। अर्थात इसमें आप कह सकते हैं कि जो एरर है वो मिनिमाइज होना चाहिए, तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा और उसकी एक्यूरेसी मोस्ट एक्यूरेसी कहलाएगी। इसको हम कुछ रिटर्न करके भी समझा देंगे। अभी दूसरा को हमने नाम दिया प्रिसीजन, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं परिशुद्धता। प्रिसीजन या परिशुद्धता, जैसा कि इसमें आप ये देखते हैं कि आपका मापक यंत्र किसी भौतिक राशि की माप करते समय कितना डेसिमल डिजिट में उसको विभेद कर सकता है। अर्थात प्रिसीजन या जो परिशुद्धता है यह बताता है कि उस मापक यंत्र की लीस्ट काउंट कितना मिनिमाइज है, या लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन कितना विभेद कर सकता है, वो प्रिसीजन कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। एक्यूरेसी जो है वास्तविक मान के निकट होता है, जबकि प्रिसीजन, परिशुद्धता, मापक यंत्र की विभेदन सीमा को, लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन को बताती है। हम इसको कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने मेजरमेंट लिख दिया, x कोई मेजरमेंट है जो मान लीजिए कि डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और ये लिखा है 4.678 मीटर। हमने कोई एक मेजरमेंट लिख दिया जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। अब आप इसका मेजरमेंट x1 और x2 के रूप में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको आप किसी स्केल पर मेजर कर रहे हैं और आपने लिखा 4.6 मीटर, ये आपने मेजरमेंट किया। फिर आप कोई दूसरा मेजरमेंट लिख रहे हैं जिसमें 4.56 मीटर है। आप कोई और मेजरमेंट लिख रहे हैं 4.567 मीटर है। इस तरह से आपने ये मेजरमेंट लिया। आपको ये
एक्यूरेट या करेक्ट वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, और ये आपने मेजरमेंट किया। तो आपका मेजरमेंट देखिए x1, x2, x3 में x1 देखिए क्या है 4.6 मीटर। तो ये मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट के क्लोजेस्ट है, या कह सकते हैं उसके नियरेस्ट है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी इन तीनों में से। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो दी गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको दी गई है, और ये मेजरमेंट वैल्यू है। तो मेजरमेंट वैल्यू में हमने क्या बताया कि जो मापन वास्तविक मान के अति निकट होगा वो यथार्थ वैल्यू कहलाता है, उसको हम एक्यूरेसी कह रहे हैं। तो इस मेजरमेंट में 4.6 जो है स्टैंडर्ड वैल्यू के पास है, इसलिए ये मोस्ट कह सकते हैं एक्यूरेंट वैल्यू है। किसके लिए? इसमें मापन के लिए। तो x1 आपको क्या प्राप्त हुआ? x1 इज मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, ये आपको मिला है मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो आपको दिया गया है उसके आधार पर। और x2 और x3 में देखिए x3 तो ये डेसिमल में ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व कर रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद रिजॉल्व हुए हैं, टोटल 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और डेसिमल में इसका लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है। जैसे इसका आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट, तो इसमें जो है 0.1 है, डेसिमल के बाद देखिए 0.1 लीस्ट काउंट इसका। इसमें आप जानना चाहते हैं लीस्ट काउंट, तो 0.1 है मीटर में, और इसमें आप जानना चाहते हैं तो 0.01 मीटर में। मान लीजिए सेंटीमीटर में होता तो सब सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा विभेदन सीमा को शो कर रहा है, या लिस्ट काउंट की लोवेस्ट वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये मोस्ट क्या कहा जाएगा? प्रिसीजन कहा जाएगा। तो x3 इज मोस्ट प्रिसीजन एंड x1 इज मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो आपने क्या ध्यान दिया कि त्रुटि में हमने क्या प्रारंभ किया कि किसी त्रुटि के माप करते समय हम उसमें यथार्थता और परिशुद्धता की चर्चा करते हैं। तो ये आपने देखा यथार्थता क्या होता है? वास्तविक मान के निकट माप की गई वैल्यू यथार्थता कहलाती है। परिशुद्धता क्या कहलाती है? तो किसी मापन में अधिक से अधिक विभेदन लिमिट्स जो पॉइंट है उसकी वैल्यू तो लो होती है, लेकिन डेसिमल नंबर की संख्या अधिक से अधिक होती है, तो उसे आप मोस्ट एक्यूरेट प्रिसीजन कहते हैं। इन दो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो अब आप इस पर अगर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो एक तो ये हो गया, ठीक है, इससे पहचानिए जिसकी लोवेस्ट लिस्ट काउंट होगी वो मोस्ट क्या कहलाएगा? प्रिसीजन कहलाएगा। तो इस तरह से मोस्ट प्रिसीजन लोएस्ट लिस्ट काउंट, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। और एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको क्या मिला? तो आपने देखा कि परसेंटेज एरर, तो जिसमें मिनिमम एरर होगा वो एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो आपको एक ये रेसिप्रोकल सिस्टम मिला। क्या? एक्यूरेसी रेसिप्रोकल ऑफ परसेंटेज एरर्स, परसेंटेज एरर। तो इस तरह से ये आपको एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मिला, एक्यूरेसी इज रेसिप्रोकल ऑफ परसेंटेज एरर। इसको आप देख सकते हैं प्रिसीजन। तो अभी आपने देखा ये किसको लेके चल रहा था? किसी मापक यंत्र की विभेदन सीमा, लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एनी मेजरिंग स्केल। तो ये डिपेंड कर रहा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इस तरह से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और ये कह सकते हैं प्रिसीजन रेसिप्रोकल ऑफ
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चंस मिला, और इस तरह कोई आता है पॉइंट तो आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो हमने एरर बताया, एरर में आने वाला यथार्थता क्या वैल्यू होती है उसको बताया, परिशुद्धता क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है उसको भी मैंने बताया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है विभेदन सीमा, तो किसी भी मापक यंत्र का जो अल्पतमांक होता है, जो लीस्ट काउंट होती है, वो विभेदन सीमा व्यक्त करती है। तो आप ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर एनी मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ लीस्ट काउंट। तो आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर एनी मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ लीस्ट काउंट। तो आप इसको क्वेश्चनों में इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो आपको हमने 2 क्वेश्चंस दिया, 2 पॉइंट दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हम एरर को मेजर करने के लिए डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, और उसको फिर हम अध्ययन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर जब आप पढ़ते हैं तो उनमें से एक पार्ट आता है सिस्टमेटिक एरर। इस तरह से सिस्टमेटिक एरर्स पर डिस्कशन हो रहा है। तो अब आप इसमें डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे इसको ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर्स ड्यू टू imperfection, पर्सनल एरर। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में आपको हमने 3 पार्ट में लिख कर दिया, और उसको देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की त्रुटियां आपको पहले से जानकारी रहती है, मालूम रहता है। सिस्टमेटिक एरर में आप त्रुटि के बारे में पहले से जानते रहते हैं, सिस्टम में होने वाली त्रुटियों को आप ठीक भी कर सकते हैं। तो इसको सिस्टमेटिक एरर कहा गया। जैसे इसमें यंत्र में कोई कमी हो सकता है, स्केल के बनाने में कोई मिस्टेक हो सकता है, तो उसको सिस्टमेटिक एरर कहा गया है। अब जैसे इसमें लिखा है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। मान लीजिए आपने सिस्टम सही लिया, स्केल भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मेजर करते समय एटमॉस्फेरिक चेंजेज हो गया जो कि रीडिंग को या मेजरमेंट को प्रभावित कर रहा हो, तो उसे नाम दिया गया एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसी तरह से जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल भी आपको बता दें। मान लीजिए कि आप सैंपल पेंडुलम का मेजर कर रहे हो, और मेजर करते समय कुछ देर के लिए विंड फ्लो हो गया, तो उसके ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रभावित होगा, और उससे क्या होगा, जिससे कि जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू से डिफरेंट प्राप्त हो जाती है। तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन कहा गया है। सिस्टमेटिक एरर में जो भी आता है उसको आप दूर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय एनी गिवन कंडीशंस। तो इस तरह से आप पर्सनल एरर भी देख सकते हैं कि ठीक है, सिस्टम भी सही है और एटमॉस्फेरिक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आपने कोई व्यक्तिगत मिस्टेक कर दिया जिससे कि फॉर्मूले लिखने का या कोई रीडिंग लेने में या नोट करने में, जिसको आप ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, तो वो एरर पर्सनल एरर कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ एरर में हमने डिस्कशन किया सिस्टमेटिक एरर, जिसके 3 पार्ट हमने लिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और लास्ट में पर्सनल एरर। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि एरर ड्यू टू एन एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है। इनके अलावा एन एक्सटर्नल कॉज में आप ये भी ले सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो दीज आर एन अदर फैक्टर बाय विच एरर कैन बी अराइव। तो और भी 3 को एक पार्ट और अगर आप डिवाइड करके लें डी में, तो ड्यू टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स या ड्यू टू चेंज इन एन अदर फैक्टर्स लाइक एज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये 4 पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। मेनली तो 3 पार्ट्स ठीक है, क्योंकि उसमें ड्यू टू इम्परफेक्शन वर्ड आया था और वहाँ पर इसको आप सेट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। जैसे लिखा जा रहा है रैंडम एरर।
रैंडम एरर या रैंडम एरर्स। तो इसमें देखिए इस तरह की त्रुटियां आपको पहले से जानकारी में नहीं रहता है, जो भी है त्रुटि वो रैंडम होती है। तो कह सकते हैं कि रैंडम एरर आप पहले से नहीं जानते हैं तो वो त्रुटि कभी भी अचानक आ जाती है। लेकिन इस तरह की त्रुटियों को कम करने के लिए आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और अर्थमेटिक मीन उसकी रीडिंग ले लीजिए, तो इट्स कैन बी मिनिमाइज। तो रैंडम एरर कैन नॉट कम्प्लीटली रिड्यूस बट इट्स कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ टेकिंग अर्थमेटिक मीन वैल्यू। तो ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिला कि इस तरह की त्रुटियों को हम अर्थमेटिक मीन द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन तो आप जानते ही हैं, जो मीन वैल्यू ली जाती है, जैसे x1 x2 x3 ये सब जो है मेजरमेंट है, और इनके एब्सोल्यूट मेजरमेंट को मॉड लेकर ऐड कर दीजिए और किसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको अर्थमेटिक मीन वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जानते भी हैं, लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन वैल्यू। तो जैसे इसमें x को आप ले लीजिए इस तरह से, यहाँ पर x1 x2 x3 xn अपॉन n, तो इसको अर्थमेटिक मीन वैल्यू कहते हैं। तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन वैल्यू, इट्स कैन नॉट बी टोटली कंट्रोल। तो क्योंकि नाम ही है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये सडनली अराइव होता है और इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं होती है। तो आपने एरर में दो पार्ट देखा, और तीसरा आप देख सकते हैं ग्रॉस एरर। कभी कभी तो हम लोग दो ही पार्ट में समझाते हैं, क्योंकि ग्रॉस एरर भी कोई अलग से नहीं है, आपकी लापरवाही कर सकते हैं। जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कभी कभी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, नॉलेज की कमी की वजह से भी आ जाता है। कभी कभी नॉलेज होते हुए भी जो आप अनियमित रूप से उसको ज्ञात करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, या उसमें कोई लेजनेस आ जाता है, लापरवाही होती है, तो जो त्रुटि आती है उसको ग्रॉस एरर में रखा गया है। तो इसको भी आप कह सकते हैं एक तरह से पर्सनल एरर का ही एक पार्ट है। लेकिन पर्सनल एरर में और इसमें थोड़ा सा अगर कोई पार्ट डिफरेंट करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि नॉट ओनली नॉलेज बट मिस्टेक बाय पर्सन। तो ये केवल नॉलेज पर नहीं बल्कि नॉलेज होते हुए किसी पर्सन द्वारा लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि है। जबकि पर्सनल एरर में वो आपके नॉलेज की कमी के कारण या किसी फॉर्मूले वगैरह के मिस्टेक के कारण भी कमी आती है। तो ग्रॉस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय केयरफुल रीडिंग। तो ग्रॉस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या करना होगा, केयरफुल रीडिंग लेना होगा। तो केयरफुल रीडिंग का मतलब जब सावधानी पूर्वक आप रीडिंग लेंगे तो त्रुटि होने का चांस कम हो जाता है। तो ये है, आपको हमने त्रुटि के प्रकार को बताया कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको त्रुटि समझ में आई होगी कि त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जा रही है। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन था, लेकिन हम लोग त्रुटि को डिवाइड करते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में, और उसके आधार पर मेजरमेंट भी करते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ एरर, तो आपने देखा यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं, केवल थ्योरी चल रही थी। तो मेजर करने के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उस पर डिस्कशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का अध्ययन किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जब पढ़ते हैं तो उसमें फिर टाइप्स ऑफ एरर है, और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, पावर एन एरर है, इस पर अध्ययन किया जाता है। तो एरर को हम एक लिस्ट बनाकर और इसको डिवाइड कर दे रहे हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे एरर्स आपने लिखा और इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर,
सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड इसमें रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, लास्ट परसेंटेज एरर। तो इस तरह से आप मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट ऑफ एरर्स में ये डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो इस पर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आते हैं टीजीटी या पीजीटी में वो है फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर पर आता है। मीन एब्सोल्यूट एरर आपसे नहीं पूछा गया है या बहुत ही कम चांस रहता है। एब्सोल्यूट एरर का रोल इसमें है फ्रैक्शनल में और परसेंटेज में, तो इसको रीड कर सकते हैं अलग से, वैसे आपसे नहीं पूछा गया है। और इन पर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है परसेंटेज एरर पर है और या फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर पर है। तो हम देखते हैं एक एक पार्ट करके। तो एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में हम लोग निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था एब्सोल्यूट एरर। तो इसको निरपेक्ष त्रुटि या त्रुटियां कहा जाता है। और इसका मेजरमेंट जो है डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड एंड ऑब्जर्व आर मेजरमेंट वैल्यू, ये स्टैंडर्ड और ऑब्जर्व वैल्यू के डिफरेंस को शो करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू लिखा गया है a डिफरेंट b, या a को आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट और b को आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर ज्ञात कर लेते हैं। अब रहा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे डील करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसमें आपको ये फिक्स है कि स्टैंडर्ड वैल्यू पहले लिखना है। यहाँ पर क्या फिक्स है, ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू है या मेजरमेंट है उसको पहले लिखना है और एक्सपेरिमेंटल को बाद में लिखना है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, तो अगर आप पहले स्टैंडर्ड लिख रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ए मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने लिया, आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन और ग्रेटर देन बाई स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आपको ये पॉइंट मिल गया कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जैसा कि अभी हमने लिख कर दिखाया। अब इससे बचने के लिए कभी कभी हम एरर में केवल ये जानना चाहते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर को हटाकर हम लोग इसकी मीन वैल्यू लेते हैं, इसलिए नाम दिया गया है मीन एब्सोल्यूट एरर नाम दिया गया है, जिससे आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। तो दूसरा हमने डिस्कशन किया था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको क्या करना होता है कि जो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू किसी मापन में आ रही है, किसी ऑर्डर में, कोई अरेंजमेंट में,
तो उन सभी को मॉड लेकर, पॉजिटिव वैल्यू लेकर उनकी मीन वैल्यू ज्ञात की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की रीडिंग लिया x1, x2, x3, इस तरह से कोई रीडिंग आपने ले लिया। मान लीजिए कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरह से आपने अलग अलग कोई रीडिंग ले लिया। अब आपको इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x1, x2, x3, xn अपॉन n। तो ये जो आपने मेजर किया क्या कहा जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो अभी हमने बताया नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका रोल है, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लीस्ट काउंट के रूप में लेकर, लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन में लेकर, इससे हम फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ज्ञात करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। तो इसको अगर हम थर्ड पार्ट में आए तो आपको हेल्प मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने लिखा था, अनुपातिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर्स या फ्रैक्शनल एरर्स। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो आया है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, जो अभी आपने ज्ञात किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो इस तरह से ये रिलेटिव या इसको फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो आपने देखा फ्रैक्शनल एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर का मेजरमेंट है, लेकिन हम लोग इसको चेंज करके यहाँ लिस्ट काउंट भी लिखते हैं। किसी भी मापक स्केल का अपना एक लिस्ट काउंट वैल्यू होती है, तो इसको हम हटाकर यहाँ पर लिस्ट काउंट भी ले सकते हैं। लिस्ट काउंट इज द लोवेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग स्केल इन डेसिमल नंबर सिस्टम अपॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो ये हुआ। तो आप लिस्ट काउंट और स्टैंडर्ड मेजरमेंट द्वारा भी फ्रैक्शनल एरर ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने क्या दिया था? परसेंटेज एरर। तो ये कोई अलग से अब प्रॉब्लम नहीं रहा, जो फ्रैक्शनल एरर है उसी में आप 100 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये परसेंटेज एरर कहा जाएगा। तो आपने देखा ये बन गया यहाँ पर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, लगभग सबका तैयार रहता है। रिवाइज के तौर पर आपको हमने ये दे दिया कि एरर क्या होता है और एरर के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से आप इनको मेजर करते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया। तो आपको उम्मीद है कि ज्ञात हो गया होगा, तैयारी की ही है, आपको रिवाइज भी हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको मेजर करने के लिए। जिसे कहा जाता है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, तो कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं उस पर डिस्कशन है। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जैसे आप लेते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एरर अराइव इन पावर मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपको एक हम ट्रिक दे दे रहे हैं कि फॉर एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ये कहा गया है कि किसी भी मापन में राशियों को जोड़ा या घटाया जाए या उनका आपस में गुणा या भाग किया जाए,
उन सभी में त्रुटियों की माप हम योगात्मक के रूप में लेते हैं, एडिशन के रूप में लेते हैं। तो एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर फॉर एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनमें से कोई भी पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी स्केल पर ए और बी, ये दो आपने ट्रू मेजरमेंट किया और इनको ऐड करना है, तो आप कह सकते हैं कि x इज़ द ट्रू वैल्यू फॉर एडिशन a प्लस बी। किसी माप में आपने a और b प्राप्त किया जो ट्रू वैल्यू है और इनको आपने ऐड कर लिया, तो जो ट्रू मेजरमेंट होगा, जो रियल मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा, a प्लस बी। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मापन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उनमें से एक लास्ट डाउटफुल नंबर भी होता है जिसको संदिग्ध अंक कहा जाता है। तो किसी मापन की जो यथार्थता आप लेते हैं या किसी मापन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं उनमें रियल के साथ साथ एक डाउटफुल नंबर भी होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मापन में एरर का चांस रहता है, चाहे वो किसी तरह की माप की जाती हो। तो आपने ए और बी की जो रीडिंग लिया है, जैसे ये हमने लिख दिया 3.45 सेंटीमीटर, तो आपका ये डाउटफुल नंबर है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 डाउटफुल नंबर है, जिसकी वजह से ए के मेजरमेंट में कोई एरर हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि ए के मेजरमेंट में एरर डेल ए है और बी के मेजरमेंट में एरर डेल बी है, तो एक्स के मेजरमेंट में एरर डेल एक्स होगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप लिखते हैं इसको, जैसा कि निरपेक्ष त्रुटि लिखते हैं, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस भी दे सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये क्या पढ़ा जाएगा, तो आप भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, और इसको आप क्या कहेंगे, अभी हमने लिखा था ट्रू मेजरमेंट, ट्रू मेजरमेंट। तो इस तरह से आपने ट्रू मेजरमेंट और एब्सोल्यूट एरर लिया। अब इसका जैसे रेशो आप लेते हैं, जैसे आप रेशो लेते हैं तो इससे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये देखिए लिखे हैं। अब इसकी मीन वैल्यू जो है अलाउ था, हमने कहा कि परसेंटेज एरर लेते समय मीन वैल्यू अर्थात प्लस माइनस का साइन हटाना होता है। तो जैसे आप परसेंटेज एरर ज्ञात करेंगे, परसेंटेज एरर, तो इसमें ये मॉड आपका होगा और ये वैल्यू होगी। तो ये आपने ज्ञात कर लिया परसेंटेज एरर एडिशन के लिए। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी दे सकते हैं। तो इसी में अगर हम इसको y कहते हैं a माइनस बी, तो ये आपका ट्रू मेजरमेंट हो गया। अभी आपने देखा a और b, आपने मान लिया था कि ये ट्रू मेजरमेंट की वैल्यू है। तो इस सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी, और ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन बाई b। मान के चलिए a b से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी है। अब आप इसमें परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो जैसा कि अभी हमने बताया एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पर ये आप ले लेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी में, ये मॉड में भी होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगी। स्टैंडर्ड वैल्यू आपका ए माइनस बी है इंटू 100%। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने देखा कि एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। देखिए हमने सब्ट्रैक्शन में भी प्लस लिखा है और उसमें भी आपको प्लस दिया गया है। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आप इसको शो कर सकते हैं, जैसा कि हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि x इक्वल टू ए इंटू बी है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, या x इक्वल टू ए बाई बी, ये डिवीजन का है। तो इसमें भी एरर को आप फ्रैक्शन के रूप में, जैसे डेल एक्स बाई एक्स परसेंटेज है तो इंटू 100, और इसको भी आप प्लस में ही लेंगे, डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी इंटू
100%। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन पार्ट को अलग करिए। जैसे ये फ्रैक्शनल एरर इसका लिखा गया है, बीच में प्लस आ गया, माइनस में भी प्लस, प्लस में भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन में भी प्लस, और ये फ्रैक्शनल यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज एरर। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज एरर लिखते हैं। तो आपको ये परसेंटेज एरर प्राप्त हो गया। इसी तरह से डिवीज़न में भी हम लोग मैक्सिमम, जैसे कि परमिसिबल एरर जो होता है हम लोग प्रयास करते हैं कोई मैक्सिमम वैल्यू हो, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए ये लिखा जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो इसमें भी वही आंसर होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी इंटू 100%, ये आपको मिला है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट में आपको कहा दिया जा सकता है कि एरर अराइव इन पावर मेजरमेंट। तो पावर वाले में अगर आप लेना चाहते हैं एरर्स इन पावर मेजरमेंट, तो पावर में जैसे आपने लिख लिया x इक्वल टू ए की पावर m b की पावर y एन c की पावर z, ये तो पावर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे m, फिर वहीं फ्रैक्शनल एरर लिखिए डेल ए बाई ए प्लस n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर फ्रैक्शनल एरर लिखिए डेल बी बाई बी प्लस z डेल सी बाई सी इंटू 100। तो ये आपने पावर में भी देखा। पावर का जो भी है मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी फ्रैक्शनल एरर लेकर सबको ऐड कर दीजिए, और ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए शो किया गया है। तो आज आपको हमने एरर का इंट्रोडक्शन दिया और एरर के मेजरमेंट पर टाइप्स ऑफ एरर भी बताया, और कम्बिनेशन ऑफ एरर लिया, उसमें हम कुछ आपको हेल्प किया। तो अगले वीडियो में आपको हम इस पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, या डायमेंशन और इनके दोनों के प्रॉब्लम जो आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आप ज़रूर पढ़ते रहें और इनका लाभ उठाएं। तो आज का लेक्चर यहीं से क्लोज करते हैं और अगले लेक्चर के लिए आप तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।